दिस पोएम वाज एन एक्सप्रेशन ऑफ दोज फीलिंग्स व्हिच ही एक्सपीरियंस्ड व्हेन ही वेंट अवे फ्रॉम हिज वाइफ। तो वो जो एक्सपीरियंस था उनका जब वो अपनी वाइफ से दूर जा रहे थे, उसी के ऊपर उन्होंने कविता लिखी है। यहाँ वो मर नहीं रहे थे, बेसिकली वो ये बताना चाह रहे थे कि आज तुम मेरे दूर जाने पे इतना दुखी हो रही हो, परेशान हो रही हो, लेकिन तुम्हें ये भी पता है ना कि मृत्यु की अंधेरी रात थी, लेकिन फिर सुबह हुई, उजाला हुआ और सारा जो सैडनेस है वो हटा दी सूरज। हे एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स बाय पंकज सर। मैं हूं पलक रखियानी, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। माय डियर क्लास 12 स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 12 बिहार बोर्ड की पोएम नंबर 1, जिसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। नाउ ये जो एक कविता है, बहुत ही आप कह सकते हो हार्ट टचिंग पोएम है, जिसमें एक हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए ये पोएम लिखते हैं। एंड इसमें वो दर्शाना चाहते हैं उन्हें कि सेपरेशन, यानी यहाँ हस्बैंड वाइफ का स्टोरी है, लेकिन किसी से भी जिससे हम प्यार करते हैं, हमारे पेरेंट्स हुए, भाई बहन हुए, है ना, तो एक उनसे जो सेपरेशन होता है, जो हमसे सहा नहीं जाता है ना, मतलब अलग होते हैं, उन्हें भी दुख होता है और हमें भी दुख होता है। एंड जीवन में जैसे हम सबको एक्सेप्ट करना पड़ता है, जो कि है मृत्यु, डेथ। तो कहीं ना कहीं उसी से रिलेटेड ये पोएम है। तो आइए इस पोएम की शुरुआत करते हैं। चलिए, अच्छा सबसे पहले एक चीज तुमको समझनी है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। अब यहाँ पे GOE करके आपको स्पेलिंग है। आप सब पूछेंगे पलक मैम इसका मतलब क्या है। ये GOE गो का मतलब वो अपन जो आज सिंपल GO गो लिखते हैं ना, जाना, वही है। अच्छा तो बोलो ये स्पेलिंग क्यों लिखी, क्योंकि बेटा ओल्ड फैशन जो इंग्लिश होती थी, आर्काइक इंग्लिश कहते थे, ओल्ड फैशन है ना, एक मॉडर्न चीजें देखो चेंज होती जाती हैं, तो ओल्ड फैशन इंग्लिश में इसकी स्पेलिंग GOE थी। तो अभी जो कवि हैं काफी पहले के समय थे, तो कविताओं में काफी बार ऐसा यूज किया जाता है। तो आपने घबराना नहीं है, GOE गो का मतलब है GO गो। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, कि मैं नहीं जाऊंगा, है ना, ऐसा करके। ठीक है, क्लियर है सबको, क्योंकि कविता का टाइटल क्लियर होना चाहिए, है ना। अब कवि का नाम याद रखेंगे जॉन डॉन, है ना, जॉन डॉन ऐसे याद रख सकते हो आप, जॉन डॉन। चलिए, सो इन द प्रेजेंट पोएम द पोएट ब्यूटिफुली एक्सप्रेस्ड हिज फीलिंग्स ऑफ लव, है ना, अपनी प्रेम की फीलिंग्स उन्होंने एक्सप्रेस की थी, कैसे बताते हैं एक दूसरे से वो कितना प्रेम करते हैं। अब इन दिस पोएम ही वाज एड्रेसिंग हिज वाइफ एन मूरी, ठीक है। तो वो बेसिकली मैंने कहा ना हस्बैंड वाइफ की पोएम है, तो ये जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ को एड्रेस करते हुए ये पोएम कहते हैं। द थीम ऑफ द पोएम वाज पार्टिंग। बेटा पार्टिंग का मतलब होता है जुदाई, है ना, गम, गम की जुदाई, लंबी जुदाई, है ना, ऐसा वाला। सो देयरफॉर द पोएट कंसोल्ड हिज वाइफ, है ना, वो अपनी वाइफ को संतावना दे रहा था कि मेरी प्रिय चिंता मत करो, मैं तुमसे कहीं दूर नहीं जा रहा हूँ, है ना, जिनसे आप प्रेम करते हो भले ही आप उनसे फिजिकली दूर हो, लेकिन मन से तो जुड़े ही रहते हैं। तो वो ऐसा उन्हें बताते हैं। पोएट वॉज डिपार्टिंग फॉर यूरोप, तो पोएट जो है ना यूरोप जा रहे थे 1611। अब आप सोचो इतनी पुराने टाइम की वो है ना पोएम, तो इसलिए ओल्ड फैशन वाले वर्ड्स लिखे हैं इसमें काफी। दिस पोएम वाज एन एक्सप्रेशन ऑफ दोज फीलिंग्स व्हिच ही एक्सपीरियंस्ड व्हेन ही वेंट अवे फ्रॉम हिज वाइफ। तो वो जो एक्सपीरियंस था उनका जब वो अपनी वाइफ से दूर जा रहे थे, उसी के ऊपर उन्होंने कविता लिखी है। मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है बहुत अच्छे से, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, एक एक स्टैंजा करके समझेंगे। तो आप अपनी बुक्स भी अपने साथ रख सकते हो, है ना। चलिए, रेनबो बुक्स आपकी हैं, उसमें आप देख सकते हो। पहला स्टैंजा क्या है, एक्सप्लेनेशन। द पोएम बिगैन विद द स्पीकर स्टेटिंग दैट ही वाज गोइंग टू लीव। तो शुरुआत में तो वो बताते हैं कि वो जाने वाले हैं दूर। दैट डज नॉट मीन द एंड ऑफ देयर रिलेशनशिप। दूर जाना मतलब ये नहीं कि उनका ब्रेकअप हो रहा है या डाइवोर्स हो रहा है ना। वो बता रहे थे कि ऐसा नहीं है, एंड एक्चुअल में तो वो जाना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन है ना, ही एक्सप्लेन्ड, उन्होंने अपनी वाइफ को समझाया कि मैं इसलिए दूर नहीं जा रहा हूँ कि मैं तुमसे थक गया हूँ, है ना, या मुझे रिलेशनशिप पसंद नहीं है। एंड आपने देखा होगा कोई भी रिलेशनशिप होता है ना, उसमें फीमेल्स होती है वो काफी ज्यादा सेंसिटिव होती हैं, है ना, मतलब ओवर थिंकिंग काफी चलती है हमें दिमाग में कि यार सामने वाला परेशान तो नहीं हो गया हमसे या क्या है, मतलब बहुत ख्याल आ जाते हैं। तो इसलिए वो उन्हें रिलैक्स करते हैं कि माय डियर वाइफ, चिंता मत करो, मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि मैं तुमसे परेशान हुआ हूँ। ही एक्सप्लेन दैट ही वाज नॉट गोइंग अवे बिकॉज ही डिडंट लव। और ऐसा नहीं है कि मैं इसलिए जा रहा हूँ कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, नहीं। अब देखो कविता लिख दी है उन पे, तो यानी कितना ही प्यार करते होंगे वो उनसे, है ना, किसी कारणवश उन्हें यूरोप जाना पड़ा है, तो इसलिए वो बताते हैं ये सब चीजें पहले स्टैंजा में। Nor was he leaving with any hope that he would get better or fitter love than her anywhere else in any part of the world. वो बताते हैं कि मैं इसलिए भी नहीं जा रहा हूँ कि दुनिया के किसी और कोने में मुझे तुमसे कोई बेहतर मिलेगा, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। The author knew that death was inevitable or unavoidable and everyone would die one day. और ये पता ही है सबको, है ना, डेथ इनएविटेबल यानी आप उसे रोक नहीं सकते, तो कभी ना कभी तो मृत्यु भी आएगी, तब भी जाना पड़ेगा।
So the author explained that he must die one day, and before that day comes, he wanted to be fully prepared to face it. तो यहाँ वो मर नहीं रहे थे बेसिकली, वो ये बताना चाह रहे थे कि आज तुम मेरे दूर जाने पे इतना दुखी हो रही हो, परेशान हो रही हो, लेकिन तुम्हें ये भी पता है ना कि मृत्यु, यार मृत्यु तो किसी भी क्षण आ सकती है, किसे क्या खबर। तो वो यही कहना चाहते कि कभी मैं दूर जाऊं तो मैं पूरा प्रिपेयर रहना चाहता हूँ, है ना, कि इतना परेशान नहीं हो और तुम्हें ये पता हो कि हम आजीवन दिल से, मन से जुड़े रहेंगे। तो वो फुली प्रिपेयर करना चाहते कि तुम उसे फेस कर पाओ। He wanted to do something fun and amusing before that happened. So poet wanted to separate himself. तो वो तभी अपने लवर से, अपने प्रिय से अपने आप को दूर करना चाह रहे थे, ताकि उन्हें लगा कि यही बेस्ट तरीका है कि मृत्यु को वो एक साथ फेस कर पाए, मतलब एक बार ये एक्सपीरियंस जीवन में लेके देखें। फिर सेकंड स्टैंजा में वो कहते हैं द स्पीकर कंपेयर्ड हिमसेल्फ टू द सन। ठीक है, तो सेकंड स्टैंजा में तुलना की गई है। अब जो कवि हैं वो अपनी तुलना, खुद की तुलना किससे कहते हैं? सन से। कैसे? वो कहते हैं that last night the sun went away and the darkness appeared। वो बताते हैं कि पिछली रात की बात है ना, जब सूर्य जो है ना ढल चुका था, है ना, रात आ चुकी थी, डिसअपियर, और बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा छा गया था। कल की रात ऐसी थी, है ना, बट इट केम बैक, लेकिन अगली सुबह आया फिर से, नई मॉर्निंग, नई सुबह, सारी डार्कनेस हटा दी, एक फ्रेश सुबह आई, है ना, सारी सैडनेस, यूजुअली बेटा जो डार्कनेस यानी अंधेरे को ज्यादातर सैडनेस, है ना, दुख से रिलेट किया जाता है। तो वही कहा कि अंधेरी रात थी लेकिन फिर सुबह हुई, उजाला हुआ और सारा जो सैडनेस है वो हटा दी सूरज ने। The sun neither had any desire nor sense. So the poet explained to his wife that if the sun could complete its long journey around the world and come back, then so could the poet. तो उन्होंने ये तुलना की कि यार सन का तो कोई ऐसी इच्छा नहीं थी ऐसा करने की, है ना, मतलब सोचो सन एक पूरे दिन में चक्कर लगा के आ सकता है दुनिया का, है ना, एंड अगली सुबह फिर आ सकता है, तो मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। तुम क्यों ऐसा सोच रही हो कि मैं तुमसे हमेशा के लिए अलग होना चाहता हूँ। He also believed that they could make the best of this। और वो कहते हैं कि ये जो हमारे जीवन में कोई भी परिस्थिति आए, जो बैड सिचुएशन है, इसको हम बहुत अच्छे से डील कर सकते हैं, है ना, और बैड लक को ये बता सकते हैं। मतलब देखो, अच्छा बुरा टाइम सबका आएगा, ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है इस दुनिया में जिसका सिर्फ अच्छा वक्त चलता हो। बुरा वक्त आता है, लेकिन उस बुरे वक्त में खुद को अच्छे से डील करना, खुद को संभालना, पॉजिटिव सोचना, वही तो विजय है, वही जीत है। तो वही कह रहे हैं पोएट कि हमारे पास देखो परिस्थिति जो आ गई है, अब उस पर बैठ के रोएंगे तो नहीं, उसको सोल्यूशन कैसे लाना है वो निकालते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हुए थर्ड स्टैंजा में वो कहते हैं द पोएट एक्सप्लेन हाउ वीक ह्यूमन पावर वॉज। उन्होंने बताया देखो ह्यूमन इंसान की ताकत कितनी कमजोर होती है। When good fortune would come, one could not add more time to the good part of their life। तो वही कहते हैं जब अच्छा गुड फॉर्चून, जब अच्छी किस्मत आती है तो ऐसा तो नहीं है कि जीवन में और समय हम डाल दें कि और अच्छा चलता रहे, नहीं, मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि जितने टाइम के लिए अच्छा समय है, चाहे वो 10 दिन हो, 10 मिनट हो, 10 घंटे हो, 10 साल हो, उतना ही रह सकता है, उससे आप 1 मिनट आगे पीछे भी नहीं कर सकते, है कि नहीं। So he felt miserable that nobody could bring back the lost good time। तो उनको वही लगता है कि बीते हुए अच्छे समय को कोई भी वापस नहीं ला सकता। The poet said that when the bad times would come, we should fight that phase with all our strength। और जब भी बुरा वक्त आता है तो हमें उससे लड़ना चाहिए, पूरी जो हमारी स्ट्रेंथ है वो लगानी चाहिए। It is human nature that when the bad times come, we extend the length of the bad time by worrying about it all the time, that we end up extending even more। मैं बताती हूँ ये चीज बहुत, मतलब मैं रिलेट कर सकती हूँ इससे, पता है ऐसा होता है। अच्छा समय लगता है बहुत जल्दी निकल गया, पर ऐसा नहीं है, दोनों अपने सेम टाइम पे रहते हैं। लेकिन अच्छे समय में क्या होता है, हम चिंता नहीं करते ना, अच्छा समय हम एंजॉय कर रहे होते हैं, खुश रहते हैं। अब बुरा समय हमें क्यों लगता है मेरा तो इतना टाइम से बुरा समय जा रहा है, अच्छा ही नहीं आ रहा है, स्टूडेंट कहते हैं मार्क्स आ ही नहीं रहे, इतनी मेहनत कर रही हूँ, कुछ हो ही नहीं रहा, ये नहीं हो रहा, कोई कहता है बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा। तो क्या होता है ना, बुरे समय में दिक्कत क्या है, टेंशन, है ना। हम तो खुद को वैसे ही भगवान समझते हैं, है ना, तो टेंशन ले रहे हैं यानी क्या हम खुद को भगवान समझेंगे ना, कि हमें पता है हम टेंशन ले रहे हैं तो चीजें ठीक हो जाएंगी, ऐसा होता है क्या? नहीं भाई। तो वाई टू वरी, देखो लगता है थोड़ा अलर्ट हो जाते हैं कि प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन वर्क करना है, चिंता नहीं। अब बुरे समय में क्या होता है, हम उसे बढ़ा देते हैं, चिंता कर करके, यार ऐसा होगा, यार ऐसा नहीं तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा सोचते ही रहते हैं, हेल्थ भी खराब करते हैं, सब खराब होते हैं, रिश्ते भी खराब होते हैं उससे। तो वही बात है कि बुरे वक्त में गलती हमारी है, हम इसको खींच के बड़ा कर देते हैं। बट वी कुड टीच बैड टाइम्स अ गुड लेसन। लेकिन अगर हम बुरे समय को एक पाठ पढ़ा दें
कि कोई बात नहीं, तुम बुरा वक्त आया है तो भी हमारी खुशी कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि जीवन में कोई भी भौतिक सुख आपको परमानेंट हैप्पीनेस नहीं दे सकता है ना। जो आपका आंतरिक सुख है, अंदर से जो सुख है, अगर आप खुश हो तो सब ठीक है। कितने लोग मैंने देखे उनके पास सब होता है तो भी दुखी होते हैं, और कितने लोग कुछ नहीं में भी खुश रहते हैं। तो इट्स ऑल द हैप्पीनेस दैट लाइज विद इन, अंदर होती है ना। वही वाली बात है यहाँ पे। बहुत अच्छी पोएम है यार ये, मजा आ रहा है पढ़ने में, है कि नहीं? मजा आ रहा है तो बताते जाओ। मेरी बात से एग्री करते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, ठीक है। चलो, फोर्थ स्टैंजा। The poet expressed his own unhappiness at the lover's sadness. फिर उन्होंने खुद बताया कि वो खुद भी दुखी हो रहे थे। अरे अब जाहिर सी बात है कि उनकी प्रेमिका अगर दुखी हो रही है तो वो भी बड़े दुख हो रहे थे उस कारण। He said when his lover breathed, she was not only breathing in air or oxygen, but instead she was also taking up the poet's lullaby. मतलब ऐसा कहने का तात्पर्य है कि जब वो सांस लेती हैं तो वो सिर्फ ऑक्सीजन या हवा नहीं ले रही थी, ऐसा लग रहा था वो मेरी आत्मा ही खींच ले रही थी। मतलब इतना वो दुखी हो रही थी कि वो पोएट को भी अच्छा नहीं लग रहा था। द क्राइंग ऑफ हिज वाइफ, और वो जब रो रही थी तो बहुत काइंड एंड अनकाइंड, मतलब सही भी लग रहा था लेकिन गलत भी लग रहा था। द रीजन वाई ही यूज द वर्ड काइंड वॉज बिकॉज, देखो काइंड इसलिए कहा कि वो जो रो रही थी उससे ये पता चलता है ना कितना प्रेम करती हैं वो उनसे, कि वो दूर जा रहे हैं तो वो नहीं रह पाएंगी। एंड अनकाइंड क्यों लिखा है, अनकाइंड क्यों कहा? कि अब क्राइंग से दिक्कत क्या हो रही थी कि वो बेचारे जहां जाना चाह रहे थे वहां जा नहीं पा रहे थे, और वो भी खुद दुखी हो रहे थे। तो उनकी वाइफ का रोना काइंड भी था कि उससे उनका प्रेम पता चलता है, लेकिन अनकाइंड भी था क्योंकि उससे पोएट को भी तो कितनी तकलीफ हो रही है। तो कहने का तात्पर्य है, आप किसी से प्रेम, आपके पेरेंट्स हो, भाई बहन हो, आपका फ्यूचर पार्टनर हो, दोस्त हो, कोई भी हो, किसी से भी जब आप प्रेम करो ना, आप ये चीज सोचो। कुछ लोग कहते हैं ना कि मैं तुम्हारी इतनी चिंता करती हूँ, करते हैं, हम रो रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन उससे क्या होता है ना, सामने वाले पे भी बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है ना। तो ये है कि हम थोड़ा पॉजिटिव रहें लाइफ में, परेशान कम हो, ताकि सामने वाला भी कम परेशान हो हमारी वजह से। सो द पोएट वांटेड अ लवर, तो वो अपनी लवर चाह रहे थे कि वो ज्यादा वेस्ट नहीं करे, कि अपनी पूरी, उनका भी तो खुद का जीवन है, कि पूरे टाइम तुम दुखी रहोगी, रोती रहोगी, ऐसे अपना व्यर्थ मत, टाइम जो है ना, वक्त जो है वो वेस्ट ना करें। दैट वुड बी बेस्ट फॉर द पोएट एज वेल एज, दोनों के लिए अच्छा होगा ये। अब लास्ट स्टैंजा में वो कहते हैं, द पोएट वाज रेफरिंग टू हिज बिलवेड वाइफ्स हार्ट एज डिवाइन, हेवनली एंड प्योर। तो वो अपनी वाइफ के बारे में बताते हैं कि उनका दिल कितना साफ है, कितना प्योर है। पोएट वांटेड हिज वाइफ नॉट टू, वो चाह रहे थे कि देखो मेरी प्रिय, कोई भी बैड थॉट्स मत लेके आओ, जीवन में सिचुएशन आएंगी, कभी ना कभी सोचो हमेशा के लिए अगर अलग हो जाना पड़े तो, है ना, अगर मृत्यु हो गई किसी की तो पोएट ने यही कहा कि आप तुम ये सोचो हम हर दिन साथ हैं। फिजिकली साथ होना थोड़ी ना होता है, मन से साथ है ना। तुम डे और नाइट यही सोचो और अपने जीवन के जो काम है वो करते जाओ। Thus the poet finally said their love, कि हमारा क्या लव, हमारा मर सकता है, हमारा प्रेम तो इमॉर्टल है ना, चाहे हम रहें या ना रहें। No matter what happened, he would always be with his beloved life, कि वाइफ अगर वो फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो, फिर उनकी सोल और उनका ये जो प्रेम है ये हमेशा साथ रहेगा उनकी वाइफ के दिल में। और ये कह के, ये बातें कह के उन्होंने अपनी वाइफ को कंसोल किया, संतावना की कि परेशान मत हो। बहुत ही ब्यूटीफुली यार, मतलब सिर्फ उनकी वाइफ की बात नहीं है, इवन हम सबको भी बहुत अच्छा मैसेज मिला है क्योंकि कितने हमारे जीवन में इंपॉर्टेंट लोग होते हैं जिनसे हम इतना अटैच हो जाते हैं, है ना, फैमिली मेंबर्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीजें समझना भी बहुत जरूरी है लाइफ में। ऑलराइट, तो इसी के साथ खत्म होती है हमारी पोम। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं हम हमारी अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय एवरीवन एंड टेक केयर।